तो देखते हैं, जैसे ये सन था, ये अपना सन, यहाँ से ये चारों तरफ से सोलर विंड यानी कि सन की रेडिएशन निकली। जब ये सन की रेडिएशन निकली तो इसके पास क्या क्या था? इसके पास था गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेज, उसके बाद क्या था? इंफ्रारेड, और क्या था? रेडियो वेव्स, और क्या था? माइक्रोवेव्स। इतनी चीजें थी। ये सारी मिलकर कहाँ आ रही हैं? हमारे अर्थ पर आ रही हैं। ठीक, ये सातों की सातों हमारे अर्थ पे आ रही हैं। अर्थ पे आते ही यहाँ पर इन्हों का सबसे पहले सामना किससे हुआ? आयनोस्फीयर से। आयनोस्फीयर से जब सामना हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पर पॉजिटिव आयंस और इधर से ये सब पॉजिटिव, तो यहाँ से टकराकर वापस लौट गई गामा, यहाँ से टकराकर वापस लौट गई एक्सरे। ठीक, और इंफ्रारेड ने अरोरा वाला काम किया, लेकिन वो लौटी नहीं है, वो आएगी। तो अब आयनोस्फीयर के नीचे अब देखा जाए तो अब यहाँ तक मौजूद कौन कौन आ गई? यूवी, विजिबल, इंफ्रा, रेडियो और माइक्रो। इतनी चीजें आ गई, 5 चीजें आ गई। 7 में से 2 लौट गई, 1 2 3 4 5, 5 रेज आ गई। आइनोस्फीयर ने 2 को लौटा दिया, एक्सरे और गामा रेज को। बाकी 5 रेज आ गई। 5 रेज आई तो अब इनको कौन मिलेगा? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में कुछ नहीं होगा, मेसोस्फीयर कोई काम नहीं करेगा। अब थोड़ा सा, तो मेसोस्फीयर अगर जैसे बना दूं मैं, तो ये रहा, ये लेयर है मेसोस्फीयर की। मेसोस्फीयर क्या है? न्यूट्रल। तो ये पांचों मेसोस्फीयर के अंदर आ गई। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सी लेयर? अब आपको मिलेगी यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर। और ये है अपनी अर्थ, ये है अपनी अर्थ, और यहाँ पर है अपना ट्रोपोस्फीयर। ऐसा ही है ना? एक्सोस्फीयर को छोड़ दीजिए, वो तो ऊपर वो कुछ नहीं कर रहा है। तो आइनोस्फीयर ने 2 लौटा दिया, मेसोस्फीयर में कुछ नहीं होगा। स्ट्रेटोस्फीयर तक अब ये सब की सब कहाँ आ गई? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ आ जाएंगी? कुछ काम नहीं होगा, मेसोस्फीयर शांत है, कुछ नहीं होगा। तो अब स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है उसको देखते हैं। तो अब लिखिए, इन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या कांड होता है? तो लिखिएगा, लिखिएगा एट द हाइट ऑफ 30 kilometers we have very high density of air। क्या है? बहुत हाई डेंसिटी ऑफ एयर है। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पर बाकी कोई नहीं, यूवी का होगा। तो मान लीजिए ये जो रेज है, दिस इज द यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। ठीक, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होगी? यहाँ पर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है ऑक्सीजन O2। क्या मौजूद है? ऑक्सीजन O2। ये है क्या है?
ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूल है, ये यूवी रेज इस ऑक्सीजन से टकराएगी और टकराने के बाद क्या करेगी, तो करेगी ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ O2। O2 का कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ देगी। ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम से मिलकर O2 बनाता है मॉलिक्यूल, और उनके बीच में होती है कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, और अगर आपका साइंस या मैथ बैकग्राउंड होगा तो आपने 11th और 12th में भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो उसको मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब उसको ऑक्सीजन से जब यूवी टकराएगी तो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे टूटेगा, क्या होगा, वो समझते हैं। तो लिखिएगा यूवी रेज एंड ऑक्सीजन। यूवी रेज एंड ऑक्सीजन क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ मैं नहीं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ये ऑक्सीजन O2 है, तो ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या हो गए 2। अब कोवैलेंट बॉन्ड वही होता है कि जब एक्स्ट्रा होता है तो वो अपना देकर उसको अपने साथ जोड़े रखता है, ठीक है ना। 2 ऑक्सीजन एटम्स, और ये क्या होते हैं, एटम्स आर अनस्टेबल। एटम्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही ये टूटा आया यूवी, तो क्या हुआ, यूवी जैसे ही टकराया तो देन क्या होगा, O2 प्लस O-, क्या बन जाता है, O3। और इसी O3 को हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। तो ओजोन लेयर एक्चुअल में रोकती नहीं है, ओजोन लेयर फॉर्म करती है। और ओजोन लेयर क्यों फॉर्म करती है, वहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी, टूट टूट कर एक तीसरी लेयर ओजोन बना देगी, और उस ओजोन को बनाने में क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी समाप्त हो जाती है और वहीं पर वो रुक जाती है। एनर्जी खत्म, बात खत्म। भाई एनर्जी है तभी तो ट्रेवल करेगी, एनर्जी खत्म, उसका काम खत्म, ठीक है। तो लिखिएगा यहां पर, लिखिए इफ नो O2 फाउंड द O atom disintegrated and O atom mass converted to energy। if लिखिएगा if UV falls on ozone, the UV rays, ultraviolet rays are completely absorbed by ओजोन। तो ओजोन के द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और इस तरह से यूवी स्ट्रेटोस्फेयर में रुक जाती है, यानी वहीं पर आकर खत्म हो जाती है। तो कहानी ये है सिंपल सी कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हाई एनर्जी वेव है, तीसरे नंबर की है ना एनर्जी के सीरीज में। तो ये इतनी एनर्जी इसके पास है कि ये ऑक्सीजन के कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देगी। जब ऑक्सीजन के कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देगी तो ये फ्री हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव आयन फ्री हो गया, ये अनस्टेबल है। तो अब
वही यूवी से ऑक्सीजन क्या रहेगा, ये भी हीटिंग होगा। तो ये ओ इस ऑक्सीजन जो स्टेबल ऑक्सीजन एटम है उसके साथ मिलकर O3 बना देता है और वही ओजोन होती है। तो ये ओजोन क्यों बन रही है, वो अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी की वजह से बन रहा है। अगर वो ना रहे तो फिर वो ओजोन बनेगा भी नहीं। तो ओजोन बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और यूवी रेज चाहिए। तो जब होता क्या है कि वहां पर उस स्ट्रेटोस्फेयर में जब दूसरी गैसेस पहुंच जाती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या और अन्य गैसेस, तो वहां पर वो ऑक्सीजन के साथ ये ओ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करके उन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ रिएक्ट कर लेता है और ओजोन नहीं बनता है। और ओजोन जब नहीं बनता है तो यूवी एब्जॉर्ब होगी ही नहीं। ठीक है। तो इस वजह से हमें ऐसी गैसेस को एटमॉस्फेयर से हटाना पड़ता है या उनको नहीं ला चाहिए एटमॉस्फेयर में, जो क्या करें, ओजोन को बनने से रोक दें। और अगर वहां पर कुछ अन्य गैसेस पहुंची स्ट्रेटोस्फेयर में, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह क्या होते हैं, ये सब हल्की गैसेज होती हैं, तो ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर निकल जाती हैं। जब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर निकलेंगे तो पहुंचेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, वहां पर है क्या, ओजोन। अब जब ये बार बार ये यूवी की वजह से ये ओजोन टूटेगा, ओजोन टूटेगा, ऑक्सीजन टूटेगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार बन के रह गया, नहीं, ये कंटिन्यूअस बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है। तो अगर वहां पर ऑक्सीजन के अलावा और कोई गैस आ गई तो क्या होगा, ये साइकिल ब्रेक कर जाएगी और ओजोन नहीं बनेगा। और जब ओजोन नहीं बनेगा तो उस यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन यानी उसकी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। और जब यूवी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर वो कहाँ चली आएगी, ट्रोपोस्फेयर को पार करते हुए हमारे सरफेस पर, अर्थ के। और सरफेस पर कौन है, हम इंसान हैं, बाकी जानवर हैं। तो जब यूवी यानी अब देखिए ये क्या है, रेडिएशन है। मैंने आपको देखिए क्या लिखवाया है कि ये एक तरह का न्यूक्लियर रेडिएशन है। और न्यूक्लियर रेडिएशन हमारे लिए घातक होता है। कहते हैं ना अल्फा बीटा गामा रेज हमारे लिए घातक है। तभी तो एटॉमिक रिएक्शन से निकलने वाली, अब हिरोशिमा नागासाकी पर सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर अटैक हुआ था और आज तक उस रेडिएशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कितनी घातक ये एनर्जी है, कितनी घातक रेडिएशन, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो इसी वजह से वो न्यूक्लियर रेडिएशन को ओजोन रोक देती है, यूवी को। तो आइनोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर का इंपॉर्टेंस समझ में आया। आइनोस्फीयर जो है वो किसको रोक रही है, गामा और एक्सरे को रोक रही है। और स्ट्रेटोस्फीयर किसको रोक रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक रहा है। ठीक है। ये दोनों गैसेज, ये दोनों लेयर ने मिलकर क्या किया, सन से आने वाली जो हाईएस्ट एनर्जी रेज हैं, गामा एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये दोनों आइनोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर आते आते ये तीनों रुक गई। यानी कि वो अर्थ तक नहीं आ पाएंगे। यानी कि अर्थ के द्वारा भेजी गई 90% एनर्जी हमें इन दोनों लेयर ने बचा दिया रोक कर। अगर ये अब बाकी प्लेनेट में यही एटमॉस्फेयर नहीं है, ये एटमॉस्फेयर बाकी प्लैनेट्स में नहीं है। जब बाकी प्लैनेट्स ये एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, यूवी रेडिएशन सब कुछ पहुंचता है। तो इस वजह से वहां पर जीवन संभव नहीं हो पाया है। अगर वो वहां पर भी एटमॉस्फेयर आ जाए और ये रेज पहुंचना बंद कर दें सरफेस पे, तो हो सकता है कि वहां भी लाइफ पनप जाए। ठीक है। तो अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाद क्या कहानी रहेगी, अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाद की कहानी क्या रहेगी उसको देखते हैं। यहां तक नोट डाउन कर लिया, रब कर दिया जाए। तो अब देखा जाए तो ये सन रेज, सन से 7 तरह की रेज निकली, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है, गामा। ये क्या है, एक्सरे। ये क्या है, यूवी। ये है विजिबल, ये है विजिबल, ये है
इंफ्रा, ये है इंफ्रा। इसके बाद ये है रेडियो वेव्स और ये है क्या है, माइक्रोवेव्स। 7 तरह की निकली। ये सातों चली हमारे अर्थ की तरफ। तो पहले आया एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर ने कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो पहले आया एक्सोस्फीयर, ये न्यूट्रल है, इसने कोई काम नहीं किया। लेकिन इसके बाद आएगा क्या, यहां आ गया थर्मोस्फीयर, और इसी थर्मोस्फीयर का हिस्सा है आइनोस्फीयर, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर मौजूद हैं पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। तो ये जो यूवी आई, ये आई और टकराकर चली गई, तो गामा रेज आई और चली गई। ये जो एक्सरे है ये आई और यहाँ से टकराकर लौट गई, कौन, एक्सरे। ये दो टकराकर लौट गई, ये विजुअल रेंज आ जाएगी, सॉरी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाएगा, विजुअल पार कर जाएगा, इंफ्रा पार कर जाएगा, रेडियो पार कर जाएगा, माइक्रोवेव पार कर जाएगा। तो आइनोस्फीयर के बाद ये 5 लाइटें पार कर गई और यहां पर आया आपको मेसोस्फीयर। इस मेसोस्फीयर ने भी कोई काम नहीं करेगा, इन मेसोस्फीयर से भी ये 5 लाइटें पार कर जाएंगी, ठीक है। बेचारा न्यूट्रल है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसके बाद आएगी एक अगली लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर, और इस स्ट्रेटोस्फीयर में है ओजोन लेयर। क्या है, ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर के पास है ऑक्सीजन और प्लस उसके पास आ गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और ये सब कुछ की वजह से बन गया O3 यानी कि ओजोन। और इस ओजोन ने क्या किया, ओजोन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या रेज या रेडिएशन, जो भी लिखना है लिख दिया। समझ में आई बात। तो ये यूवी का काम यहां पर आकर खत्म। तो अब यूवी के बाद कौन सी लेयर आएगी, आएगी हमारे पास ट्रोपोस्फीयर। मैंने यहाँ ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज नहीं लिखवाया है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो बस एक बाउंड्री लाइन है। तो जब यहाँ पर अब ट्रोपोस्फीयर के नीचे तो हमारी अर्थ ही है, ये क्या है, हमारी अर्थ है। तो इस अर्थ तक देखिए यूवी खत्म, यूवी यहाँ पर खत्म, विजिबल पार करते हुए आएगा, इंफ्रा आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, माइक्रो आ जाएगा। तो हमारी अर्थ के सरफेस पर क्या क्या आया, विजिबल, क्या है, इसको क्या कहेंगे, विजिबल रेज या विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट, जो भी कह लीजिए, ठीक। ये आ गया इंफ्रा और ये आ गया रेडियो और ये आ गया माइक्रो। तो हमारे अर्थ के सरफेस पर जो 7 डिफरेंट, ये 7 डिफरेंट टाइप की रेज चली थी सन से, उसमें से मात्र 4 हमारे अर्थ के सरफेस पे आई, 3 रास्ते में खत्म, जिसमें से 2 गामा और एक्सरे तो आइनोस्फीयर से लौट गई और यूवी को ओजोन ने अपने पास एब्जॉर्ब करके रोक दिया, ठीक। तो हमारे पास 90% एनर्जी स्ट्रेटोस्फीयर तक आते आते खत्म आई, कितनी,
मात्र 10% एनर्जी। ये दोनों मिलाकर कितना है? 10% ही तो है, और ये तो इसका तो नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है, तो इनको तो हम हट आए या ना आए इनका यूज नहीं है। रेडियो वेव और माइक्रोवेव का यूज नहीं है। बचा कौन? विजिबल और इंफ्रा। तो अब जो ट्रोपोस्फीयर में कहानी होगी वो किसके साथ कहानी घटेगी? वो घटेगी विजिबल लाइट और इंफ्रा लाइट में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि सन से जो रेडिएशन निकलती है उस रेडिएशन में 7 तरह की वेव्स होती हैं। उन 7 तरह की वेव्स में 4 तरह की वेव्स हमारे अर्थ की सरफेस तक पहुंची, 3 नहीं पहुंचती, जिसमें से 2 गामा और एक्सरे आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट कर देती है और यूवी को स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि ओजोन लेयर अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। और इन 4 में रेडियो और माइक्रो का कोई खास रोल नहीं है। विजिबल और इंफ्रारेड जो हमारे ट्रोपोस्फीयर में पहुंची, तो अब इस विजिबल और इंफ्रारेड का हमारे ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच। और इस तरह के इस डायग्राम को बना लीजिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और फिर इसके आगे कहानी हम लोग कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब ट्रोपोस्फीयर में देखिए क्लाउड्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो मैंने आपको हीट एनर्जी में बताया है, तो उसी को केवल ट्रोपोस्फीयर में क्या क्या कहानी होगी वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, तो आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इससे एक हौसला बनता है ताकि आपको और अच्छी अच्छी क्लासेज इस तरह डिटेल वे में दी जा सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच एंड वंस अगेन प्लीज़ like the videos and subscribe the channel. Thank you very much.